8,200 लावारिस पड़ी सुपर कारें, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग $2 अरब है। दुबई के गगनचुंबी अपार्टमेंट और दफ्तरों में से 40% से अधिक इमारतें अंधेरे में डूब चुकी हैं। हर महीने 50,000 से ज्यादा लोगों के वीजा रद्द किए जा रहे हैं। साल 2026 के इस दौर में जिन लाखों प्रवासियों ने अपने खून पसीने से इस आलीशान शहर को खड़ा किया था, वे अब इसे छोड़कर भागने पर मजबूर हैं। सड़कों पर गाड़ियों का ट्रैफिक 55% तक गिर चुका है और बड़े बड़े मॉल पूरी तरह सुनसान पड़े हैं। जबकि सरकार का आधिकारिक दावा यही है कि आबादी लगातार बढ़ रही है। मेरे इस खोजी सफर में आज आप और मैं इस हकीकत को परत दर परत खोलेंगे कि कैसे दुनिया के इस सबसे सुनियोजित शहर की नींव भीतर से खोखली होने लगी और आखिर वो कौन सी कड़ी थी जो टूट गई। दुबई का एक मामूली बंदरगाह से वैश्विक महानगर बनने का सफर बेहद चौंकाने वाला रहा है। अगर हम आंकड़ों के पन्नों को पलटें तो साल 1990 में यहाँ की आबादी महज 5 लाख से थोड़ी ही ज्यादा थी। लेकिन साल 2025 तक पहुँचते पहुँचते यहाँ के सरकारी कागजात गवाही दे रहे थे कि शहर की सीमा के भीतर 37 लाख से अधिक लोग रह रहे थे। सिर्फ 35 सालों के भीतर जनसंख्या में 7 गुना से भी ज्यादा की ये भारी बढ़ोतरी किसी चमत्कार से कम नहीं लगती। दुबई में रहने वाले हर 10 लोगों में से लगभग 9 लोग प्रवासी थे, जो दुनिया के 200 से भी ज्यादा देशों से यहां अपनी किस्मत आजमाने आए थे। ये कोई ऐसा शहर नहीं था जो सामान्य जन्मदर या प्राकृतिक बसावट के सहारे आगे बढ़ा हो। इसके पीछे लोगों की बेतहाशा आमद, अंधाधुंध पूंजी निवेश और लगातार विस्तार करने की एक ऐसी भूख थी जिसे बड़ी ही चालाकी से रचा गया था। इस बेकाबू महत्वाकांक्षा की झलक यहाँ के चप्पे चप्पे में साफ दिखाई देती थी। दुनिया की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत से लेकर समंदर के सीने पर खजूर के पेड़ों और पूरी दुनिया के नक्शे की शक्ल में बने कृत्रिम द्वीपों तक, दुबई का आसमान इस बात का गवाह था कि तरक्की को भी इंजीनियर किया जा सकता है। यहाँ के रियल एस्टेट डेवलपर एक दूसरे को पछाड़ने की अंधी दौड़ में शामिल थे और रेगिस्तान की तपती रेत पर कंक्रीट और कांच का ऐसा साम्राज्य खड़ा कर रहे थे जिसकी रफ्तार अकल्पनीय थी। केवल साल 2002 और 2008 के बीच यहां की आबादी दोगुनी से भी ज्यादा हो गई। इसे हवा दी खुली वीजा नीतियों, टैक्स फ्री जोन की लुभावनी योजनाओं और इस भरोसे ने कि जो कोई भी मेहनत करेगा वो यहां अमीर बन जाएगा। साल 2008 तक आते आते शहर के कुल निवासियों में प्रवासी 89% हो चुके थे। यहां की पूरी अर्थव्यवस्था इसी चक्र पर टिकी थी कि लोग लगातार आते रहें और इस तंत्र को चलाते रहें। ग्लोबल बैंकों, बड़ी आईटी कंपनियों और सलाहकारी फर्मों के आलीशान दफ्तरों में इन विदेशी प्रवासियों का ही दबदबा था। दूसरी तरफ दक्षिण एशिया और अफ्रीका से आए गरीब प्रवासी मजदूर दिन रात तपती धूप में इन गगनचुंबी इमारतों को बनाने, चमचमाते मॉलों की सफाई करने और शहर के बुनियादी ढांचे को जिंदा रखने के लिए अपनी जान खपा रहे थे। हर नए आने वाले शख्स का मतलब था फ्लैटों, स्कूलों, राशन और सेवाओं की मांग का और बढ़ना। शहर के बिल्डर्स ने इस मांग को भुनाने के लिए और भी ज्यादा जोखिम भरे प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। बैंकों ने भी आंखें मूंद कर कर्ज बांटे, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा था कि आसमान छूती प्रॉपर्टी की कीमतें और सैलानियों की भारी भीड़ सारे खतरों को संभाल लेगी। कर्ज ही वो मुख्य ईंधन बन चुका था जिसने न केवल निर्माण कार्यों को गति दी, बल्कि यहां रहने वाले लोगों की बेहद खर्चीली जीवन शैली को भी मुमकिन बनाया। कार लोन, क्रेडिट कार्ड और भारी भरकम होम लोन यहां बेहद आसानी से मिल जाते थे। लेकिन दुबई के सख्त और बेरहम कानूनों का मतलब था कि अगर आप एक भी किस्त चुकाने से चूके तो आपको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता था या फिर हमेशा के लिए निर्वासित होना पड़ता था। जब साल 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट आया तो इस अंतहीन तरक्की का भ्रम पल भर में टूट गया। कंपनियों के दिवालिया होने की बार आ गई, जिनमें से 15% फर्म बंद हो गईं और हजारों प्रवासी रातों रात शहर छोड़कर भाग खड़े हुए। चमचमाती गाड़ियां हवाई अड्डे पर लावारिस छोड़ दी गईं और अधूरी बनी इमारतें वीराने की तरह खड़ी रहीं। मगर दुबई ने फिर वापसी की। साल 2012 तक आबादी फिर बढ़ने लगी और प्रशासन ने पुराने फॉर्मूले को और बड़े पैमाने पर दोहराया। अधिक विलासिता, अधिक तमाशा और तरक्की के सुनहरे वादे, मानो हर संकट को नए पैसों से दबाया जा सकता था। एक बार फिर इस रेगिस्तानी शहर की आबादी बढ़ने लगी। पुराने जाने वालों की जगह नए चेहरों ने ले ली और खाली पड़े मकान फिर से आबाद हो गए।
यहाँ के हुक्मरानों का दावा था कि उनका ये मॉडल बेहद मजबूत है और जब तक दुनिया के अमीर, महत्वाकांक्षी और मजबूर लोग यहाँ आते रहेंगे, तब तक इस शहर की रफ्तार कभी थमेगी नहीं। लेकिन एक खोजी पत्रकार के तौर पर जब मैंने इस चमक दमक के पीछे छिपे सच को खंगाला, तो पाया कि ये पूरा ताना बाना एक बेहद नाजुक संतुलन पर टिका हुआ था। शहर की तरक्की की रफ्तार को हमेशा कर्ज के बोझ से आगे रहना था। यहाँ लोगों का भरोसा उनके डर पर हावी रहना था और आने वाले प्रवासियों की संख्या जाने वालों से हमेशा ज्यादा होनी थी। लेकिन जैसे ही ये संतुलन डगमगाया, इसके लक्षण किसी कागजी दस्तावेज में नहीं, बल्कि यहाँ के खाली पड़े मकानों और वीरान होते जा रहे बाजारों के सन्नाटे में साफ दिखने लगे। साल 2026 की शुरुआत में ही इस विशालकाय ताने बाने के बिखरने के पहले और बेहद डरावने संकेत जमीन पर दिखाई देने लगे थे। ये संकेत किसी सरकारी प्रेस रिलीज या कॉरपोरेट बैलेंस शीट में नहीं, बल्कि सीधे सड़कों पर और गगनचुंबी इमारतों के साए में नजर आ रहे थे। धूल से सनी कीमती लैम्बोर्गिनी, फेरारी और बेंटले गाड़ियां हवाई अड्डे के पार्किंग लॉट और पुलिस के यार्डों में लावारिस खड़ी दिखाई देने लगीं। पुलिस के रिकॉर्ड्स इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि कुछ ही महीनों में लगभग 8,200 से अधिक लग्जरी गाड़ियां यूं ही लावारिस छोड़ दी गईं। इनकी अनुमानित कीमत 2 अरब 10 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा थी, जो ये साबित करने के लिए काफी थी कि ये दहशत सिर्फ छोटे मोटे नौकरी पेशा लोगों में नहीं, बल्कि उन बड़े कारोबारियों में भी फैल चुकी थी जो कर्ज के जाल में पूरी तरह फंस चुके थे और अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। इस बदहाली की दास्तानों में सबसे ज्यादा चर्चा ब्रिटिश मूल के टेक कंसल्टेंट लियम हार्ट की हो रही थी, जिसने लगभग 12 सालों तक दुबई में अपनी आलीशान जिंदगी बसाई थी। 2 मार्च को जब उसकी कंपनी ने लगातार 30वीं बार उसकी तनख्वाह नहीं दी, तो लियम अपनी कीमती लैम्बोर्गिनी कार को हवाई अड्डे पर ले गया, उसकी चाबी डैशबोर्ड पर छोड़ी और लंदन की एक तरफा फ्लाइट पर सवार हो गया। वो अकेला नहीं था। सोशल मीडिया पर ऐसी लावारिस छोड़ी गई महंगी गाड़ियों की तस्वीरें तैर रही थीं, जिन पर जल्दबाजी में माफीनामा लिखा हुआ था। यहाँ के सख्त कानूनों के कारण कर्ज न चुका पाने पर जेल जाने का जो खौफ था, वो किसी भी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा साबित हो रहा था। नतीजा ये हुआ कि कभी रोशनी से नहाया रहने वाला इस शहर का आसमान अब धीरे धीरे अंधेरे की आगोश में समाने लगा था। सैटेलाइट से मिले ताज़ा डेटा से पता चला कि मार्च के आखिर तक बिजनेस बे और डाउनटाउन के 40% से अधिक टावर सूरज ढलने के बाद पूरी तरह अंधेरे में डूबे रहते थे। ड्रोन से लिए गए वीडियो में साफ दिख रहा था कि जो इलाके कभी रोशनी और चहल पहल से गुलजार रहते थे, वहां अब सिर्फ खामोशी पसरी थी। शेख जायद रोड जैसी व्यस्त मुख्य सड़कों पर ट्रैफिक में 55% तक की भारी गिरावट दर्ज की गई, जिससे सुबह का जाम अब इतिहास बन चुका था। कैब सर्विस देने वाले ऐप्स पर गाड़ियां खाली खड़ी थीं, क्योंकि ड्राइवर अपनी किश्तें ना चुका पाने के कारण काम बंद कर चुके थे। इसका सीधा असर दुबई मॉल और मॉल ऑफ एमिरेट्स जैसे बड़े व्यावसायिक केंद्रों पर पड़ा, जहां आने वाले खरीदारों की संख्या में 70% की भारी गिरावट आई और ये आधुनिक बाजार पूरी तरह वीरान नजर आने लगे। दुकानदारों ने अपने शोरूम के बड़े बड़े विंग बंद कर दिए थे और फूड कोर्ट, जो कभी पर्यटकों और परिवारों से खचाखच भरे रहते थे, वहां अब कुर्सियां खाली पड़ी थीं। सुरक्षा गार्डों की संख्या वहां घूम रहे मुट्ठी भर ग्राहकों से भी कहीं ज्यादा थी। साल 2008 के संकट के बाद पहली बार इस कड़वे सच को छिपाना अब मुमकिन नहीं रह गया था। जिस विलासिता और अमीरी के ब्रांड ने कभी दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ खींचा था, वही अब इस पलायन का सबसे बड़ा गवाह बन चुका था। हर लावारिस पड़ी गाड़ी, अंधेरे में डूबी हुई इमारत और सुनसान पड़ा मॉल इस बात की गवाही दे रहे थे कि इस शहर की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये सन्नाटा उन सभी के दावों का एक खामोश और दर्दनाक जवाब था, जो सोचते थे कि बिना नए लोगों के आए इस खोखले विकास को हमेशा बनाए रखा जा सकता है। दुबई की इस बर्बादी की कहानी सिर्फ अंधेरे टावरों या सुनसान पड़े मॉलों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि इसका असली और खौफनाक चेहरा लोगों के पलायन के निर्दयी आंकड़ों में छिपा था। साल 2026 के वसंत में दुबई इमिग्रेशन के काउंटरों पर हर हफ्ते हजारों लोग अपना सब कुछ छोड़कर एक तरफा टिकट लेकर अपने देश वापस लौट रहे थे। वीजा रद्दीकरण के रिकॉर्ड्स किसी तबाही की बही खाता की तरह लग रहे थे, जहां हर महीने 50,000 से अधिक रेजिडेंसी वीजा रद्द किए जा रहे थे। ये पलायन समाज के हर तबके को अपनी चपेट में ले रहा था। जो स्कूल कभी बच्चों के दाखिले के लिए तरसते थे और जहां लंबी कतारें लगती थीं, वहां अब बच्चों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर घटने लगी थी, जिससे यहाँ के क्लासरूम खाली होने लगे थे और पूरा माहौल निराशाजनक हो गया था।
मार्च के अंत तक के आंकड़े बताते हैं कि इस साल की शुरुआत से ही दुबई के प्राइवेट और इंटरनेशनल स्कूलों से 1,80,000 से अधिक बच्चों का नाम वापस ले लिया गया था। जिन कक्षाओं में कभी ब्रिटेन, भारत, फिलीपींस, पाकिस्तान और जर्मनी जैसे देशों के बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ते थे, वे अब लगभग आधी खाली हो चुकी थीं। शिक्षकों का कहना था कि पूरी की पूरी क्लास रातों रात गायब हो रही थी, जिसके कारण स्कूल बस कंपनियों ने अपने रूट बंद कर दिए थे और कई स्कूलों को आपस में विलय करना पड़ा था। पानी और बिजली विभाग यानी दीवा के आंकड़े भी इसी बर्बादी की ओर इशारा कर रहे थे, जिसके अनुसार अप्रैल महीने तक चालू घरेलू कनेक्शनों में 25% की भारी गिरावट दर्ज की गई थी, जो इस शहर के इतिहास में पहली बार हुआ था। दुबई मरीना के आलीशान हाईराइज अपार्टमेंट से लेकर बाहरी इलाकों में बने विशाल विला तक हर तरफ पानी और बिजली के मीटर बंद पड़े थे। रखरखाव करने वाली टीमों को घरों के दरवाजों पर बिना खुले पत्रों के ढेर और स्विमिंग पूल में हरा काई जमा पानी मिल रहा था। पलायन करने वालों की राष्ट्रीयता की सूची ने इस संकट की गंभीरता को और स्पष्ट कर दिया। भारत और ब्रिटेन के पेशेवर लोग, जो दुबई के बैंकिंग, आईटी और स्वास्थ्य क्षेत्र की रीढ़ थे, वे सबसे पहले देश छोड़कर जा रहे थे। उनके पीछे फिलीपींस और पाकिस्तान के वे परिवार भी थे जो यहां की सर्विस इंडस्ट्री को संभालते थे, क्योंकि नौकरियां खत्म होने से उनके पास पैसे भेजने का कोई जरिया नहीं बचा था। जर्मन और दक्षिण अफ्रीकी नागरिक भी अब वापस यूरोप की ओर रुख कर रहे थे, जहां उन्हें अधिक स्थिरता दिखाई दे रही थी। ज्यादातर लोगों के लिए दुबई छोड़ने का यह फैसला उनकी मर्जी से नहीं, बल्कि मजबूरी में लिया गया था। भारतीय मूल के प्रोजेक्ट मैनेजर आरफ पटेल, जो पिछले 8 सालों से अपने परिवार के साथ यहां रह रहे थे, उन्होंने बताया कि कैसे कुछ ही दिनों में उनकी पूरी जिंदगी बिखर गई। उनकी पत्नी की टीचिंग जॉब का कॉन्ट्रैक्ट बिना किसी पूर्व सूचना के सिर्फ 2 दिनों के भीतर खत्म कर दिया गया। मकान मालिक ने किराए में बेतहाशा बढ़ोतरी कर दी और बच्चों के स्कूल ने भी अचानक बंद होने का ऐलान कर दिया। आरफ को अपना कीमती सामान औने पौने दामों में ऑनलाइन बेचना पड़ा, गाड़ी का लोन चुकाना पड़ा और दीवा का कनेक्शन काटकर एयरपोर्ट की लंबी लाइन में लगना पड़ा, जहां उनके जैसे ही थके और सहमे हुए अनगिनत परिवार अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। ये आंकड़े तो सिर्फ इस बड़ी ट्रेजेडी की एक बनगी भर है। हर एक रद्द हुआ वीजा, कटा हुआ बिजली का कनेक्शन और स्कूल की खाली बेंच एक उजड़े हुए आशियाने और सिकुड़ते शहर की गवाही दे रहे थे। जैसे जैसे ये पलायन तेज हुआ, दुबई का वो आबादी संतुलन पूरी तरह बिखर गया जिसे बड़ी सावधानी से तैयार किया गया था। साल 2026 के मध्य तक यहां के व्यावसायिक जिलों में खाली पड़े दफ्तरों की संख्या 45% तक पहुंच चुकी थी। कभी ऊंचे सपनों और बड़ी बड़ी डील से गुलजार रहने वाले ये ऑफिस टावर अब खामोश खड़े थे। शीशे के केबिनों के पीछे रखी मेज कुर्सियों पर धूल जम रही थी और रिसेप्शन एरिया में केवल सन्नाटे की गूंज सुनाई दे रही थी। आज आप और मैं इस खालीपन को देख रहे हैं जो कभी एक सुनहरे भविष्य का वादा हुआ करता था। आइए आज हम और आप इस चमचमाती दुनिया के पीछे छिपे कड़वे सच की पड़ताल करते हैं। जो लीजिंग एजेंट कभी फोन कॉल संभालने में हाफ जाते थे, वे अब विदेशी कंपनियों को कॉल करके महीनों का मुफ्त किराया दे रहे हैं। जल्द ही आवासीय क्षेत्र भी इसकी चपेट में आ गया। मरीना, जुमेरा लेक्स और डाउनटाउन जैसे वीआईपी इलाकों में 1/3 फ्लैट खाली पड़े हैं। भारी छूट भी किराएदारों को वापस नहीं ला पा रही है। ये बर्बादी अब स्कूलों तक पहुंच चुकी है। अप्रैल तक 120 स्कूल कर्ज और कम दाखिलों के कारण बंद हो गए। स्कूल मालिकों ने चुपचाप कैंपस का विलय कर दिया और शिक्षकों को रातों रात निकाल दिया गया। फिलीपींस की नर्स मरिया सेंतोस बताती हैं कि सोमवार को प्रिंसिपल ने कहा सब ठीक है, पर शुक्रवार को स्कूल बंद था और व्हाट्सएप ग्रुप हमेशा के लिए शांत हो गया। मारिया कहती हैं कि उनके बच्चों की स्कूल यूनिफॉर्म बालकनी में सूख रही थी जब यह खबर आई। बड़े पैमाने पर छटनी और रोके गए वेतन के कारण पूरा श्रम बाजार टूट गया है। हमारे सामने आए दस्तावेज बताते हैं कि दुबई की श्रम अदालतों में 5 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों ने अपने बकाया वेतन और अचानक बर्खास्तगी के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई हैं। कानूनन प्रतिबंध के बावजूद कईयों के पासपोर्ट जब्त कर लिए गए हैं। विमान सेवाएं ठप होने और पैसे खत्म होने से हजारों लोग यहां फंस गए हैं। न काम है, न घर जाने का रास्ता और न ही बुनियादी सुविधाएं। बड़े निर्माण स्थल अब पूरी तरह खामोश हो चुके हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरों के कमरे खाली हो रहे हैं, तो कुछ जगह ये कमरे उन बेबस लोगों के राहत शिविर बन गए हैं जो अपनी मेहनत की कमाई या वतन वापसी की आस में दिन काट रहे हैं। ईरान युद्ध के झटकों ने इस खोखले सिस्टम की हर कमजोरी को बेनकाब कर दिया है। मार्च के महीने में हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य पूरे 12 दिनों के लिए बंद रहा,
जिससे कच्चे तेल की कीमतें रातों रात $15 प्रति बैरल बढ़ गईं और आयातित सामानों की लागत 3 गुना हो गई। पूरी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला चरमरा गई। जहाजों की देरी के कारण हजारों कंटेनर मस्कट, जेद्दा और मुंबई के बंदरगाहों पर फंस गए। जर्मनी के लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ क्लाउस वेबर ने इस अफरा तफरी को अपनी आंखों से देखा था। उनका कहना था कि हमारे दुबई के गोदाम कुछ ही दिनों में पूरी तरह खाली हो गए, क्योंकि हमारा रिस्क मॉडल इस तरह के पूर्ण संकट के लिए तैयार ही नहीं था। सुपरमार्केट की अलमारियों से सामान गायब होने लगा और कीमतों में 50% तक की बढ़ोतरी देखी गई। आम जिंदगी इतनी महंगी हो गई कि दुबई का सर्विस सेक्टर, जो कभी इसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य इंजन हुआ करता था, ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। मेहमान नवाजी, खुदरा व्यापार और पर्यटन जैसे गैर तेल अर्थव्यवस्था के मजबूत स्तंभों से हजारों नौकरियां खत्म हो गईं। आलीशान होटलों में कमरों की बुकिंग 25% से भी कम रह गई। पूरे फ्लोर बंद कर दिए गए और कर्मचारियों को वापस भेज दिया गया। दुकानदारों ने किराया देना बंद कर दिया और मॉल के बड़े हिस्सों में बिजली बचाने के लिए अंधेरा कर दिया गया। शहर में चारों तरफ सन्नाटा पसरने लगा था। बिना बटे पड़े हुए पत्र, खाली दुकानें और गर्म हवा में लहराते किराए के बोर्ड इस बर्बादी की गवाही दे रहे थे। बैंकों में डिफॉल्ट के मामले तेजी से बढ़े और जब्त की गई गाड़ियों और संपत्तियों की संख्या आसमान छूने लगी। यहां से जाने वाले हर व्यक्ति के साथ और नौकरियां जा रही थीं और अधिक संपत्तियां खाली हो रही थीं। दुबई की कभी ना खत्म होने वाली तरक्की की झूठी छवि अब इस कड़वे सच के सामने पूरी तरह टूट चुकी थी। लेकिन क्या आपने और मैंने कभी सोचा था कि जो शहर कभी असीमित अवसरों का वादा करता था, वो एक दिन एक बड़ा पिंजरा बन जाएगा? जो लोग पीछे छूट गए उनके लिए ये पिंजरा सच साबित हुआ, जहां से निकलने के सारे रास्ते लाल फीताशाही, भारी कर्ज और परिवहन संकट के कारण बंद हो चुके थे। इसी बीच अप्रैल के मध्य में दुबई के आर्थिक विकास विभाग द्वारा जारी की गई सरकारी फाइलों ने एक अलग ही कहानी बयां करने की कोशिश की। सरकारी आंकड़ों में दावा किया गया कि शहर की आबादी 41 लाख तक पहुंच चुकी है और वे लगातार रिकॉर्ड विकास और मजबूत भविष्य का झूठा ढोल पीटते रहे। जमीनी हकीकत और इन कागजी दावों के बीच का यह अंतर साफ तौर पर दिखाता है कि सत्ता में बैठे लोग सच्चाई को स्वीकार करने से कितना डर रहे थे और उसे छुपाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। सच को दबाने के लिए पर्यटन बोर्ड ने इतिहास का सबसे बड़ा $120 मिलियन का आपातकालीन जनसंपर्क अभियान शुरू किया, ताकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के जरिए ये झूठा प्रचार किया जा सके कि दुबई पूरी तरह सुरक्षित और आबाद है। सोशल मीडिया पर सेंसरशिप इतनी आक्रामक थी कि लावारिस कारों और खाली इमारतों के वीडियो वायरल होने के 48 घंटों के भीतर दुबई एक्सोडस और डेजर्टेड दुबई जैसे हैशटैग गायब कर दिए गए। खाली मॉल और अंधेरे में डूबे स्काई स्क्रैपर्स की तस्वीरें पोस्ट करने वाले स्वतंत्र खातों की पहुंच को पूरी तरह से दबा दिया गया। बाहरी शोधकर्ताओं के एक डिजिटल ऑडिट से पता चला कि सिर्फ एक वीकेंड में संकट से जुड़े 2000 से अधिक सोशल मीडिया पोस्ट को इंटरनेट से पूरी तरह मिटा दिया गया था, ताकि दुनिया को सच का पता न चल सके। जब विदेशी पत्रकारों ने आर्थिक विकास विभाग के प्रवक्ता को घेरा, तो उन्होंने इन खबरों को सनसनीखेज और अफवाह करार देते हुए खारिज कर दिया। उनका दावा था कि दुबई की बुनियाद मजबूत है और ये संकट केवल अस्थायी क्षेत्रीय अशांति की वजह से है, न कि किसी आंतरिक कमजोरी के कारण। लेकिन सरकार के इस भारी प्रचार और सेंसरशिप की हड़बड़ाहट ने उनके गहरे डर को उजागर कर दिया। चमचमाते विज्ञापनों और झूठे आंकड़ों के सरकारी दावों और वहां से भाग रहे लोगों की आप बीती के बीच की खाई हर गुजरते दिन के साथ चौड़ी होती जा रही थी। हर दबाई गई खबर और मिटाए गए हैशटैग के साथ सच्चाई और साफ होती गई। अप्रैल के आखिर तक हालात इतने बिगड़ चुके थे कि अंतरिक्ष से भी दुबई के इस भयानक बदलाव को साफ तौर पर देखा और मापा जा सकता था। नासा के उपग्रह से मिली तस्वीरों ने खुलासा किया कि दुबई के मुख्य हिस्सों की रात की रोशनी में 30% की भारी गिरावट आई थी, जो खाली होती इमारतों और सूने पड़ते इलाकों का सीधा सबूत थी। वो चमचमाता हुआ आसमान, जो कभी समृद्धि का प्रतीक था, अब अंधेरे में डूबा हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों के लिए यह कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि पड़ोसी देश इस संकट का पूरा फायदा उठा रहे थे। सऊदी अरब के विजन 2030 अभियान ने 2 साल से भी कम समय में 12 लाख कुशल पेशेवरों और उद्यमियों को रियाद और नियोम की तरफ आकर्षित कर लिया।
उन्हें टैक्स छूट और दीर्घकालिक वीजा देकर स्थायी विकास का भरोसा दिया गया। वहीं अबू धाबी ने भी जनवरी से अब तक $5 मिलियन का नया विदेशी निवेश हासिल कर लिया, जो पहले दुबई के खाते में जाने वाला था। जो थिंक टैंक कभी दुबई के लचीलेपन की तारीफ करते नहीं थकते थे, वे अब गंभीर चेतावनियां जारी कर रहे हैं। गल्फ फ्यूचर्स ग्रुप ने अपनी मई की रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि अगर लोगों का ये पलायन इसी तरह जारी रहा तो वर्ष 2030 तक दुबई एक बुतहा शहर बन जाएगा, जहां खाली पड़ी संपत्तियों और आबादी के नुकसान की भरपाई कभी नहीं की जा सकेगी। उनके विश्लेषण के अनुसार जब प्रतिभा और पूंजी तेजी से सऊदी अरब और अबू धाबी की ओर पलायन कर रही है, तो दुबई का आकर्षण पूरी तरह खत्म हो रहा है, जिससे ये तबाही और तेज हो गई है। जर्मन लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ क्लाउस वेबर ने इस कड़वे सच को संक्षेप में बयां करते हुए कहा कि इस आपस में जुड़ी हुई दुनिया में गिरावट बेहद संक्रामक होती है, जो एक से दूसरे को तेजी से अपनी चपेट में लेती है। क्लाउस कहते हैं कि जब लोग देखते हैं कि बत्तियां बुझ रही हैं, तो वे ये देखने के लिए इंतजार नहीं करते कि रोशनी वापस आएगी या नहीं। इस तरह दुबई का भविष्य अब कागजी उम्मीदों और पलायन के कठोर सच के बीच झूल रहा है। आज दुबई हम सभी के लिए एक बड़ी चेतावनी है कि जब किसी शहर की बुनियाद केवल आयातित मजदूरों, कर्ज पर आधारित विकास और स्थिरता की झूठी छवि पर टिकी हो, तो एक बाहरी झटका भी उसे पूरी तरह तबाह कर सकता है। हर अंधेरी इमारत के पीछे हजारों बर्बाद जिंदगियां और अनिश्चित भविष्य की दास्तान छिपी है। अब परीक्षा इस बात की नहीं है कि शहर कितना लचीला है, बल्कि इस बात की है कि क्या वो जीवित बच पाएगा। अंत में सवाल यह है कि इसे दोबारा खड़ा करने के लिए कौन रुकेगा और इसकी क्या कीमत चुकानी होगी। इस मुद्दे पर अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर साझा करें।